मैं डॉक्टर अरुण मित्रा, ईएनटी सर्जन। आज मैं आपसे इस चर्चा के चौथे भाग में जो संकट हमारे देश पे आया है कोरोना वायरस का, और इससे जो कोविड-19 की बीमारी फैली है, उससे सबक सीख कर हमें अपनी स्वास्थ्य प्रणाली के बारे में क्या क्या करना आवश्यक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले 3 भागों में मैंने आपसे जो बात की उसमें ये कोविड-19 क्या है उसके बारे में बात की। दूसरा, फिर इसको रोकने के लिए सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए वो कितने सार्थक रहे, और तीसरे हिस्से में इस बात पर चर्चा की कि इसकी रोकथाम के लिए क्या क्या भ्रांतियां फैलाई गई। आज जो हम चर्चा करेंगे वो हमारी स्वास्थ्य प्रणाली कितनी सक्षम है इस तरीके की महामारी के लिए, और जो दूसरी आम बीमारियां लगातार हमारे देश में रहती हैं उनसे लड़ने के लिए, और आम जनता को, हमारे देश के हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए। हमने देखा कि जब से ये महामारी देश में आई है, सारे देश में एकदम चिंता फैल गई कि इसके इलाज के लिए हम कैसे कर पाएंगे। ये स्वाभाविक है क्योंकि ये महामारी है और इसमें कितने लोग बीमार होंगे इसके बारे में कुछ भी कहना एकदम बड़ा मुश्किल था। हालांकि जो एपिडेमियोलॉजिस्ट्स और जो वायरोलॉजिस्ट्स और जो सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन में काम करने वाले डॉक्टरों ने चेतावनी दी थी कि महामारी लंबी चलेगी और इसमें गिनती बहुत अधिक होगी रोगियों की, और उसी हिसाब से हमें तैयारी करनी चाहिए। दिसंबर में पता लगा, जनवरी में पहला केस आया, और आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में 5 लाख से ऊपर केस इसके हो चुके हैं। हमारे देश में जो स्वास्थ्य प्रणाली है वो मुख्यतः 75 से 80% निजी क्षेत्र में है, और केवल 20 से लेके 25% स्वास्थ्य प्रणाली सरकारी क्षेत्र में हमारे देश में है। और जो सरकारी व्यय है इसमें वो हमारे सकल उत्पाद का केवल 1.2% के आसपास है, जो कि ज़रूरत के मुकाबले में बहुत ही कम है। इसलिए इलाज के लिए हमारे देश के लोगों को अपनी जेब से पैसा खर्चना पड़ता है, और इस जेब से पैसा खर्च होने के कारण लोगों को उधार लेनी पड़ती है, अपने सामान को बेचना पड़ता है, और इस कारण हमारी जो स्वास्थ्य नीति है उसमें इस बात को माना गया कि हर साल 6 करोड़ लोगों से ऊपर की गिनती बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि जो निर्धनता की रेखा है उसके भी नीचे चली जाती है। मतलब वो और बीमारियों में ग्रस्त हो जाते हैं। बीमारी का सीधा संबंध आर्थिकता से और शिक्षा से जुड़ा हुआ है। अगर आप शिक्षित हैं और आर्थिक तौर पे सक्षम हैं तो आप बीमारी के बारे में जानकारी भी ज़्यादा रखेंगे और इलाज भी जल्दी करवा लेंगे। और क्योंकि आप आर्थिक तौर पर सक्षम हैं इसलिए आपका आहार भी अपेक्षाकृत संतुलित है, और आपके शरीर में बीमारी के खिलाफ लड़ने की क्षमता भी अधिक है। इसलिए जो हमारे देश की बहुत बड़ी गिनती है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है या अबव पॉवर्टी लाइन भी है, वो भी संतुलित आहार नहीं पाती, उसको भी पीने के लिए साफ पानी मुहैया नहीं हो रहा है, निकासी सहूलतें नहीं मिल रही हैं, रहने के लिए सही जगह नहीं मिल रही है। इसलिए उसके लिए बीमार होने की यह संभावनाएं उन लोगों में ज़्यादा है। और अब इसलिए हमें ये देखना है कि जो हमारी स्वास्थ्य नीति है क्या वो इन बातों को पूरा कर रही है कि बीमारी
ना हो या कम से कम हो देश के हर नागरिक में। हमारे देश ने सन 1978 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए, उसको कहते हैं आलमा आता संधि। उसके मुताबिक ये कहा गया कि हम 2000 तक अपने देश के हर नागरिक को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे, पर ये हुआ नहीं। हमारे जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए सूचकांक हैं वो अभी भी विश्व के सूचकांकों से बहुत पीछे हैं, और जो हमारे देश की भूखमरी का सूचकांक है वो 117 देशों में से 102 नंबर पे है, जबकि दूसरे जो हमारे पड़ोसी देश हैं मसलन श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल या पाकिस्तान, उनके भूखमरी के सूचकांक हमसे अच्छे हैं। सो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जो अब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उसमें सीधे सीधे ये बात सामने आती है कि सरकारों के द्वारा स्वास्थ्य के लिए क्या व्यय किया जाता है, क्योंकि इस कोविड-19 की बीमारी में ये साफ देखने में आया है, या इससे पहले भी जो स्वास्थ्य से संबंधित राष्ट्रीय आपदाएं आई हैं उसमें ये साफ देखने में आया है कि जो सरकारी क्षेत्र है वो इसमें अपनी पूरी भूमिका निभाता है, जबकि निजी क्षेत्र क्योंकि वो मुनाफे से जुड़ा हुआ है वो उस तरह अपनी भूमिका नहीं निभाता इन राष्ट्रीय आपदाओं की स्थिति में। और बहुत सारे डॉक्टरों ने तो इस समय में, जो कि खुद बीमार भी नहीं हैं और उम्र भी अभी इनकी छोटी है, उन्होंने काम करना ही छोड़ दिया। मुझे बड़ी दुख की बात है कि डॉक्टर एक स्वास्थ्य आपदाओं के समय में एक सिपाही ही नहीं बल्कि एक जर्नैल की तरह होता है और वो लोगों को रास्ता दिखाता है। इसलिए कि डॉक्टर ऐसे करे, ये कोई बात बड़ी अजीब सी लगी, और ये ज़्यादातर निजी क्षेत्र में हुआ, जबकि सरकारी डॉक्टरों ने इस समय में, हालांकि उनके पास जो ज़रूरी साजो सामान थे उनकी कमी थी, सरकारों द्वारा वो उसको नहीं दिया गया समय पे, और उनको इसके बारे में आवाज़ ही नहीं उठानी पड़ी बल्कि शोर मचाना पड़ा मैं तो कहूँगा, तो भी उनकी सारी ज़रूरतों की आवश्यकता उनकी पूर्ति नहीं हुई, पर फिर भी उन्होंने काम किया अपने जीवन को खतरे में डाल के, और अब भी काम कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि निजी क्षेत्र भी ऐसे ही अपनी भूमिका निभाएगा। इसलिए सबक ये है कि हमें सरकारी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाना है, और उसके लिए सरकारी जो व्यय है स्वास्थ्य सेवाओं में उसको हमें बढ़ाना है। जैसे कि मैंने पहले कहा, अभी ये करीब 1.2% हमारे सकल उत्पाद का हिस्सा है, जिसको बढ़ा के हमें कम से कम 5% ले जाना हमारे लिए आवश्यक है। क्योंकि जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं उसमें केवल दवाई देना नहीं होता, उसमें मरीज़ की समूची स्वास्थ्य की बात की जाती है, उसकी खुराक की बात की जाती है, उसमें जागृति की बात की जाती है, और उसके लिए साफ पानी मुहैया करना, इन सब बातों की बात होती है। और ये सब सरकारी क्षेत्र में हो सकता है। हमारे देश में पहले ऐसी दवाइयों की कंपनियां रही हैं जिन्होंने की सस्ती दवाइयां केवल हमारे अपने नागरिकों के लिए नहीं बनाई बल्कि विश्व भर में इन दवाइयों को दिया, और बहुत सारे देशों में ये दवाइयां हमारी गईं, यहाँ तक कि विकसित देशों ने भी हमसे ये दवाइयाँ लीं। पर अब सरकारी नीतियों के कारण इन दवाइयों की जो फैक्ट्रियां हैं उन पे अंकुश लगाया जा रहा है। दिसंबर 2016 में सरकार की जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसमें ये फैसला किया गया कि जो हमारी सरकारी क्षेत्र की कंपनियां हैं जैसे IDPL, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, या वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां, उनको बंद किया जाए, उनके ज़मीन को बेच दिया जाए, और उस पैसे से जो वहाँ पर मुलाजिम काम करते हैं उनको तनख्वाह दे के उनकी छंटनी कर दी जाए। और ऐसी स्थिति आज हम देख रहे हैं कि हमें वैक्सीन की ज़रूरत है। अब अगर सरकारी क्षेत्र में कंपनी हो तो वो ज़्यादा वैक्सीन सस्ते भी बनाएगी और समय पर बनाने की क्षमता भी उनमें है, जबकि निजी क्षेत्र में जो वैक्सीन आएगी वो महंगी भी होंगी। ये हमारा लगातार इस मामले में अनुभव रहा है कि जब ये वैक्सीन निजी क्षेत्र से आए और विदेशों से आए
तो हमें वो महंगे दरों में वैक्सीन मिले। इसलिए आज मैं समझ रहा हूँ कि जो हमारी स्वास्थ्य नीति है उसमें पूर्णतया उसके बारे में विचार करके परिवर्तन करने की आवश्यकता है हमारी सरकार को। और लेकिन मैं दुख से ये कहूँगा, सरकार ने कुछ महीने पहले एक बिल पास किया है जिसमें ये कहा गया है कि जो ज़िला स्तर के भी अस्पताल हैं उनको भी निजी क्षेत्र को दे दिया जाए, कौड़ियों के भाव में दे दिया जाए, और वहाँ पर उनको मेडिकल कॉलेज खोलने की इजाज़त दी जाए। और उसमें अब जैसे सरकारी क्षेत्र के जो हमारे ज़िला स्तर के अस्पताल हैं उसमें जो रोगी जाते हैं उनका इलाज मुफ्त होता है, दवाइयाँ भी मिलती हैं, डॉक्टरी सलाह भी मुफ्त मिलती है। अब क्या होगा कि उसमें केवल आधे मरीजों को वो सलाह मुफ्त मिलेगी, वो भी उसको एक अनुबंधित अधिकारी से हस्ताक्षर करवा के लाने होंगे। अब ये इसके लिए जो गरीब लोग हैं हमारे देश के वो धक्के खाते रहेंगे हस्ताक्षर कराने के लिए और इलाज से दूर रह जाएंगे। आयुष्मान भारत की जो बात कही जा रही है वो कोई यूनिवर्सल हेल्थ केयर नहीं है, मतलब सबके लिए हेल्थ केयर नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलती उसमें। केवल 50 करोड़ लोगों की बात कही गई, वो भी उनके लिए कही गई जो कि अस्पतालों में दाखिल होंगे, जबकि हमारे जीवन में 60% खर्चा जो इलाज पे आता है वो बिना अस्पताल में दाखिल हुए इलाज करवाने पे आता है। और अब इसका मतलब पहले तो आप बीमार हों, अस्पताल में दाखिल हों, फिर आपको इलाज के लिए वहाँ से पैसा मिलेगा या वो इलाज आपको मिलेगा। सो ये एक यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है। हमें आज ज़रूरत है कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम की तरफ जाएं और इस बार हम हर नागरिक के स्वास्थ्य का ध्यान सरकार अपनी जिम्मेवारी लेगी। ये हमने इस किस्म की संधियों पर हस्ताक्षर किए हुए हैं जिनमें हमने ये कहा है कि हर नागरिक के स्वास्थ्य जो है सरकार की होगी, सरकार का उत्तरदायित्व होगा और सरकार उसको प्रदान करेगी लोगों को। पर ये हम कर नहीं पा रहे हैं। कितने सालों से इस बात पे चर्चा चल रही है। आज एक ऐसे कठिन समय से हम गुजर रहे हैं और इस कठिन समय से ये समय निकल जाएगा। कोविड-19 चला जाएगा, अपने पीछे कई निशान छोड़ जाएगा, गहरे घाव भी छोड़ जाएगा समाज के लिए। लेकिन बहुत सी अन्य बीमारियां जो पहले से ही चल रही हैं वो आगे भी चलती रहेंगी और उनमें बढ़ोतरी भी हो सकती है अगर ऐसे ही रहा। इसलिए क्योंकि आज हमारे मजदूरों के पास खाने को नहीं है, नौकरियां नहीं हैं, सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि हर एक की खाद्य सुरक्षा यकीनी बनाई जाए, तभी उनमें बीमारी के खिलाफ लड़ने का सामर्थ्य पैदा होगा, उसके लिए क्षमता पैदा होगी। इसलिए मैं अपनी बात को संक्षेप में यहीं समाप्त करते हुए ये फिर कहना चाहूँगा कि सरकारी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए फौरी तौर पे कदम उठाए जाएं और कोविड-19 के इस संकट से हम सबक सीखें और इस बात को समझें कि सरकारी क्षेत्र में जब तक व्यय नहीं बढ़ाया जाएगा, जब तक सरकार अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझेगी, तब तक हम अपने देश के हर नागरिक को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान नहीं कर पाएंगे। इतना ही कहता हुआ मैं आपको फिर धन्यवाद कहता हूं और ये उम्मीद रखता हूं कि सरकारें आम जनता की बात को सुनेंगी और हमारी स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर बनाया जाएगा। जय हिंद, धन्यवाद।